जी दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं अपने वाईफ़ाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग टेस्ट 9 का अध्ययन करेंगे। हाँ, इससे पहले कि 8 1 से लेकर के 8 टेस्ट तक जो है ना, उसका फुल वीडियो सॉल्यूशन जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और सारे क्वेश्चन जितने भी भारतवर्ष में एग्जाम है, उसके सारे पूछे हुए क्वेश्चन को हमारी अनुभवी टीम द्वारा पिक करके उसको तैयार किया जाता है, उसको तैयार किया गया। और अगर आप मतलब जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें लिखा होगा नीचे में मोड़ पे जैसे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपका लिंक खुल जाएगा। मोड़ पे करिएगा, वहाँ से आप ऐसा करिए कि वहाँ पे नीचे लिखा होगा फॉर पीडीएफ। तो वहाँ पीडीएफ सेक्शन में जा करके आप वहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा, यहाँ पर फॉर पीडीएफ की जगह जो लिंक होगा क्लिक करिएगा तो टेलीग्राम चैनल पे लेकर चला जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। जैसे जुड़िएगा तो ये सारे का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध रहता है। एक बार यहाँ से वीडियो देखने के बाद आप सब एक बार पीडीएफ से अपने आप को टेस्ट कर लीजिए। फिर वहाँ जहाँ गलती होता है फिर एक बार जा करके आप इसका सेट का लगातार अभ्यास कर लीजिए। तो इससे जो है ना, इससे आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। और देखिए ये जो है ना, ये टेस्ट जितना भी टेट एग्जाम है और ऑल इंडिया जितने टेट एग्जाम है सबके लिए, सब में ईबीएस और बाल विकास जो है वह कॉमन है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, बीएस टेट क्यों ना हो। चलिए आगे हम अध्ययन करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूल एवं समायोजन। सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक वातावरण का अनुकूल चल, ऐसा तो कुछ नहीं है। सामाजिक पैमाने का सदैव अनुपालन करना, समाज के द्वारा जो पैमाना निर्धारित किया गया, जो नियम बनाया गया ना, उसका जो है हमेशा पालन करना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। अपने सामाजिक मानदंड बना, सामाजिक मानदंड मतलब समाज जो है ना अपने अनुसार से नहीं बनाया जा सकता, वो प्रथाओं से परंपराओं से चलता आ रहा है, उसी अनुसार से हमें चलना पड़ता है, ये गलत है। तो उसके बाद समान में मतलब समान समाज में बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन इससे ये नहीं है कि समाजीकरण इससे बढ़ेगा। तो ये मतलब कॉमन चीज़ आता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो है ना एक समाजशास्त्री हुए थे, उनका नाम था स्टीवर्ड और गिलन साहब थे। तो स्टीवर्ड और गिलन साहब जो थे ना, गिलन साहब, उनका यह कहना था कि समाजीकरण में मुख्य रूप से होता है ना संस्कृति, समाजीकरण में संस्कृति और संस्कृति के साथ साथ में सांस्कृतिक विश्वासों, संस्कृति और विश्वासों के मूल्यों और प्रथाओं का जो प्रथाओं का जो होता है ना को ग्रहण करता है, को ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव समाज में जो मानव खास करके वह समाज में ठीक तरह से रहना सीखता है। समाज में किस तरीके से सीखा जाता है, वहाँ से संस्कृति हो गया, उसके बाद साथ में प्रथाओं हो गया, विश्वासों हो गया, परंपराओं हो, ये सब चीज़ का अध्ययन करता है और समाज के नियमों और व्यवहारों को अपना करके अपना विकास करता है। समाज के जो नियम व्यवहार है, तो ये गिलबर्ट समाजशास्त्री हुए थे, सीवर्ट और गिलन साहब थे, उन्हीं का ये स्टीवर्ट गिलन साहब का ये मानना था। अगला देखते हैं। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, ये है कि आगे है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, कि पढ़ाने की उत्सुकता, की धैर्य और लगन। प्राथमिक स्तर के शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन? सबसे, सारा तो इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सबसे परफेक्ट आंसर कौन है? तो इसमें जो सबसे परफेक्ट आंसर है धैर्य और लगन होता है। देखिए एक्चुअली बच्चों का दिमाग जो होता है ना, इस प्राथमिक स्तर पर बच्चे का दिमाग मुख्य रूप से स्लेट की तरह होता है। आप उस पर जिस तरीके से जो पढ़ाना चाहे, जो लिखाना चाहे, वह एक तरह से मान के चलिए अंकित हो जाता है, या कोरे कागज की तरह होता है, वह अंकित होते चलता है। तो प्रारंभिक स्तर पर, स्टार्टिंग में प्रारंभिक स्तर पर सभी बच्चों में अधिकतर जो रुचि होती है ना, वह खेल के प्रति होती है, पढ़ाई के प्रति उतनी अधिक रुचि नहीं होती है, पढ़ाई के प्रति उसकी तुलना में कम होती है। तो इसी प्रकार से शिक्षकों को धैर्यपूर्वक पे उस तरह का माहौल बना करके या उस तरह की पढ़ाई को बना करके जो होता है ना, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि वो धीरे 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 इस चीज़ को सीखने का लगातार अभ्यास करते रहें और इस तरह से इसमें वो रुचि दिखाना स्टार्ट करते, इसलिए वहाँ पे धैर्य और लगन काफ़ी परफेक्ट आंसर है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? नर्सरी कक्षा में जो जहाँ प्रारंभिक अवस्था होता है, वहाँ पर कौन सी वस्तु अच्छी होती है? नर्सरी कक्षा मतलब क्या होता है? नर्सरी कक्षा मतलब शैशवा अवस्था होता है, शैशवा अवस्था होता है नर्सरी कक्षा मतलब। तो मेरा प्रिय मित्र, कि मेरा पड़ोस, कि मेरा परिवार, कि मेरा विद्यालय। देखिए बच्चों का स्टार्टिंग जो होता है, शुरुआत में कौन सी विषय सबसे अच्छी होती है? तो सबसे अच्छी होती है मेरा परिवार होता है, सबसे अच्छा होता है। परिवार से बच्चों का जो होता है ना, लगाव जो होता है, लगाव वह काफ़ी ज़्यादा होता है। और समाज व अन्य संगठनों को विषय में वह वहीं से जानता है, समाज के विषय में जानता है, अन्य संगठन के विषय में जानता है, अन्य संगठन, इसलिए उसका प्रारंभिक विद्यालय या प्रारंभिक जो शुरुआत होती है वो परिवार से ही होती है। अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के लिए किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे साहब के अनुसार से कहाँ पर वस्तु स्थायित्व? वहाँ संवेदी प्रेरक चरण में। हाँ बिल्कुल, ये जो है संवेदी प्रेरक, पूर्ण संक्रियात्मक चरण की, मूर्त संक्रियात्मक नहीं, संवेदी प्रेरक चरण में ऐसी स्थिति होती है। यह जो होता है ना, यह मुख्य रूप से संवेदी प्रेरक जो होता है वह जन्म के प्रथम 2 वर्ष होता है ना, प्रथम 2 वर्ष वही होता है, स्टार्टिंग 2 वर्ष संवेदी प्रेरक चरण, वहाँ संवेदना प्रारंभ हो जाती है, बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को समझना पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। और यह अंतिम अवस्था कहा जाता है।
अंतिम अवस्था, तो अंतिम अवस्था लगभग 18 से 24 महीने के बीच इसकी अंतिम अवस्था रहती है। वहीं पर संज्ञात्मक विकास होता है, धीरे धीरे वह चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, वस्तुओं का अस्थायित्व आना शुरू कर देता है। यानी मतलब बालक वस्तु के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, जो कहीं देखे नहीं उसके विषय में। जैसे कहेगा रेनू है, देख वहाँ हवाई जहाज जा रहा है, वो हवाई जहाज कभी देखा नहीं है, लेकिन उसका चिंतन करना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। इसी को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। वह संवेदी संवेदना के अनुसार से वस्तु में धीरे धीरे स्थायित्व होना स्टार्ट जैसे करते हैं। देख देख नूनू, अगर उसको किसी को कुछ दिखा दिया जाए, बॉल दिखा दिया जाए, कुछ दिखा दिया जाए अवस्था में, लाइट, तो वो धीरे धीरे बोलता है, तो वो लाइट कहेगा, या पापा पापा कहेगा, मम्मी मम्मी कहेगा, इस तरीके से उसमें स्थायित्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो पियाजे साहब के अनुसार से यही है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसा सीखने की प्रक्रिया में इस सुगमतापूर्वक होना चाहिए कि अनुदेशन करता होना चाहिए, प्रशिक्षण है, नियंत्रण करता होना चाहिए। ये प्रश्न है प्रीवियस ईयर, इससे पहले के सेट में भी आया था, तो इसमें हो जाएगा सुगम करता। मतलब सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य रूप से भूमिका सुगम करता को, मतलब पूरा अपनी पढ़ाई व्यवस्था को इस प्रकार इतना सुगम बना दे, इतना आसान बना दे कि बच्चे उसे आसानी से सीख जाए। चाहे वो चित्र के माध्यम से सिखाए, चाहे साउंड के माध्यम से सिखाए, जैसे भी हो, वो सुगम करता उसको व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा सुगम बना दे, ताकि शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पर आया सूक्ष्म गतिक कौशल। मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब क्या होता है? सूक्ष्म गति मतलब होता है कि गति कौशल होता है, गति कौशल होता है मतलब धीरे धीरे उसकी सक्रियता निहित होती है, धीरे धीरे वह बढ़ते जाता है, स्टार्टिंग से धीरे धीरे बढ़ते जाता है। मतलब एक स्थान से हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में सूक्ष्म गतिक कौशल जो है उसका स्टार्ट प्रारंभिक में तो नॉर्मल रहता है ना, धीरे धीरे उसमें विकास होते जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जैसे होता है लिखना, इसके लिखना में हम लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लास्ट कर देते हैं। उसके बाद कहीं पर अगर कुछ देखा जाता है, देखना शुरू करते हैं, मूवी वगैरह, वो लास्ट कर देते हैं। यही हुआ सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें चढ़ना तो नहीं है, फुदकना भी ऐसा कुछ नहीं, दौड़ना, इसमें लिखना आ जाएगा, उसमें आपका देखना आ जाएगा, उसमें आपका एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा। यही सब सूक्ष्म गतिक कौशल है। एक शिक्षिका अपने आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती और वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगमन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है बच्चों को। यह उपागम सिद्धांत पर क्या है? मतलब शिक्षिका जो पढ़ाती है अपने से सारा प्रश्न उत्तर नहीं बता देती, वो बच्चों में मोटिवेट करती है, आप इसका उत्तर दो, इसका उत्तर क्या होगा, इसका जो पढ़ाए थे ये बताओ, इसका क्या होगा, तो इसमें क्या होगा? सीखने की तत्परता, की सक्रिय भागीदारी, की अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन, की अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। यह जो है यह शिक्षण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। शिक्षण का यह जो होता है सबसे अच्छा उदाहरण है कि बच्चों को आपने पहले पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद बच्चों को अगर आप प्रोत्साहित कर रहे हैं उत्तर देने के लिए, शिक्षण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है और इसे सबसे अधिक बच्चे सीखते हैं। अगला देखते हैं। एक बालक की मासिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धांक होगा। मतलब उसका आईक्यू पूछ रहा है। बुद्धि लब्धांक या आईक्यू बराबर क्या होता है? मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज और गुना होता है 100। तो इससे हम आईक्यू निकल जाता है। देखिए 12 वर्ष का मानसिक आयु मतलब उसका मेंटल एज है 12 वर्ष, शारीरिक आयु मतलब शरीर से उसकी वाजिब में आयु है 10 वर्ष, जो उस कक्षा के लिए उसी कक्षा के लिए, और गुना 100 अगर करते हैं, ये चला गया 12 गुना 100 कितना हुआ? 120, ऑप्शन नंबर ए। और 120 वाला बच्चा किस कैटेगरी में आता है? वह आता है प्रखर बुद्धि में आया। और 100 से नीचे तो होता है मंद बुद्धि में, और उससे भी नीचे अल्प मंद बुद्धि में। 100 से 110 के बीच में हो जाएगा वो सामान्य बच्चा होगा, सामान्य बुद्धि का। समेकित शिक्षा इंगित करती है, और यह समेकित शिक्षा, इसी का अन्य नाम क्या होता है? समावेशी शिक्षा। समेकित शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब समावेशी का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई पंक्ति होता है ना, पंक्ति के जो अंतिम पे कोई अगर खड़ा है, वहां तक अगर हमारी पहुंच जा रही है तो इसी को कहा जाता है समावेशी। मतलब अगर वहां तक हम ध्यान देते हैं तो समावेशी शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मतलब इसमें क्या है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा विधि की समान। देखिए ऑप्शन सब पढ़ना है, गलती होने का चांस वही होता है जब हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सभी मतलब सबके लिए एक ही स्कूल की व्यवस्था, यह आंसर लग रहा है। सामान्य बच्चों एवं चित्र रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। अब देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से, चित्र में भिन्न रूप से होना चाहिए, यहाँ भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। एक समान नहीं, सुविधा की बात नहीं है, एक समान हमें स्कूल देना चाहिए। और सुविधा स्कूल में होता है ना, जो भिन्न रूप से योग्य बच्चे होते हैं ना, उसके लिए विशेष सुविधा कुछ तरह से आप दीजिए उसको पढ़ाई के माध्यम से। लेकिन एक ही स्कूल, एक ही साथ में उसे आने जाने की सुविधा दे दीजिए, बैठने की सुविधा दीजिए, उसके लिए कुछ अगर नहीं है उस प्रकार की व्यवस्था करिए। लेकिन स्कूल एक ही रहेगा, याद रखिएगा, स्कूल एक ही में इस प्रकार की व्यवस्था देना जो होता है ना, वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है? अनुशासन की अनुभूति, ज़्यादा अनुशासन, स्ट्रिक्ट होकर के सामाजिक मूल्य ऐसा नहीं होता है। आदर्श रूप से बर्ताव करके बिल्कुल सही है, ये लग रहा है सही होगा। महान व्यक्तियों के, जैसे महान व्यक्ति के बारे में हमेशा नहीं, ये सही है लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है, उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके। तो इसका जो मुख्य रूप से आदर्श रूप से बर्ताव की बात होता है ना, तो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे खास करके शिक्षक मतलब आप लोग जब शिक्षक बनिएगा तो आपका अनुकरण करना बच्चे स्टार्ट करते हैं। आप अगर अच्छा करिएगा तो बच्चे भी अच्छा करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो वहीं से सामाजिक मूल्यों का जो है धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हो जाता है, वो आदर्शात्मक व्यवहार स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसका हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव करके, मतलब शिक्षक किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं उनको आदर्श अपना मान करके अपने में वो उसे लाना प्रारंभ कर देते हैं।
चलिए आगे देखते हैं कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है ना, पे जो है बहुत सारे कोचिंग संस्थान बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, हमारा तो चैनल छोटा है, आप सबके प्रयास से धीरे धीरे वह अपना परिवार की संख्या बढ़ रही है। तो उसमें क्या होता है कि फीस बहुत अच्छा ले, बहुत बड़े स्तर पर फीस ले रहा है, और कंटेंट जो है ना, इतना कंटेंट ही याद दे रहा है कि स्टूडेंट के बीच कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। अतः आप सब जो है ना, कम समय में अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक आप टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, टेस्ट पेपर लगाइए, उसमें जितने सारे जो की वर्ड्स आ रहे हैं, जितने सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड, उसको लगभग उसको सॉर्ट आउट कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हो जाएगा ना, आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों के बीच अधिगमन शैली में अंतर का जो होता है ना, का कारण हो सकता है, कारण जो हो सकता है, कारण हो सकता है क्या, अधिगमन शैली मतलब शिक्षा जो लगातार बढ़ता है, वह क्या होता है, शिक्षार्थियों के समाजीकरण प्रक्रिया का, कि शिक्षार्थी द्वारा अपनाए गए विचारण नीति का, कि जो होता है ना विचारण नीति का, कि उसके परिवार की आर्थिक नीति का नहीं, शिक्षार्थियों द्वारा अपनाए गए विचारण नीति जब रखते हैं ना, अब मतलब कि स्टूडेंट के बीच अपना बात रखो, बात जब स्टूडेंट, तो उसका जो है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी उसके विचारों का विकास होता है, और इसीलिए अधिगमन होता है एक जगह पर से दूसरे, और दूसरे बच्चे भी उससे सीखते हैं। तो शिक्षार्थियों के बीच अधिगमन शैली के अंतर का कारण हो सकता है। तो इसमें जो वर्ताव, जो विचार के जो बहुआयामी होता है, तो उसी के अनुसार से स्टूडेंट के बीच थोड़ा मोड़ा उसकी जो बुद्धि की जो विकास की दर होती है, उसमें अंतर पाई जाती है, इसलिए वह काफ़ी अच्छा, सामान्य से काफ़ी अच्छा लगातार प्रगति करते रहता है। अगला देखते हैं। एक कक्षा में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, भाषा कौशल का विकास किस प्रकार से होना चाहिए, तो इसमें है सुनना, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, ये बिल्कुल परफेक्ट क्रम है। किसी भी चीज़ को पहले सुना जाता है, फिर सुनने के बाद जो समझे तो उसको फिर बोला जाता है, बोलिए के बाद फिर उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर एक बार लिख लीजिए। तो इस प्रकार कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप टेक्निक लगाते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को सुनिए के बाद फिर जाकर के आप सेट लगाइए, और उसको बोल करके सेट को लगाइए। उसके बाद फिर सेट लगाने के बाद आप जो है फिर एक बार और उसको सुन लीजिए, रिवर्स बैक आ जाइए, बैक हो जाए, कंप्लीट हो गया, फिर जब जहाँ पे डाउट हुआ मिला लिए, उसके बाद फिर स्टार्टिंग में बोलने के बाद फिर उसको पढ़िए, उसके बाद पढ़ने के बाद फिर उसको लिख लीजिए एक बार, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से भाषा कौशल, इसी तरीके से लगातार जो है ना विकास होता है। भाषा कौशल विकास क्रम यही है। मानव व्यक्तिगत परिणाम है किसका, केवल अनुवांशिकता का, कि पोषण शैली और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। देखा, व्यक्तित्व का परिणाम जो होता है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम होता है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से व्यक्तित्व का परिणाम होता है। देखा, व्यक्तित्व परिणाम क्या, देखा, एक समाज शास्त्री हुए थे, उनका नाम था आइजेंक साहब थे। तो आइजेंक साहब का मानना यह था, आइजेंक साहब थे, उनका समाज शास्त्री, उनका मानना था कि वातावरण एवं वंशानुक्रम द्वारा जो होता है ना, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। मतलब व्यक्तित्व लगातार उसमें किस प्रकार का होगा, अगर व्यक्तित्व होता है, वातावरण का असर पड़ता है, अच्छे वातावरण, इसलिए कहा जाता है, देखते सुनते कहा जाता है कि अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छे के संपर्क में रहिए। तो वातावरण का वंशानुक्रम से भी ज़्यादा होता है, वंशानुक्रम के अनुसार होता है, एक तरह से जेनेटिक और होता है, या घर में किस तरीके से माहौल है, किस तरीके से हम बात करते हैं। इसलिए आप सब इसमें लगातार सुधार करिए। स्कूल में वातावरण अगर अच्छा मिलता है, तो शिक्षण व्यवस्था में बच्चे भी बहुत अच्छा सीखते हैं, और उसका एक अलग व्यक्तित्व बनता है। वहीं से लगातार उसकी मेधा में, सोचने की शैली में, उसकी बुद्धि में लगातार विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइजन साहब का ही मानना था, वातावरण और वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है, काफ़ी ज़्यादा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अच्छा देखते हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2 स्तर के बच्चे जो होते हैं, अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, कि मूर्त अनुभवों से, कक्षा 1-2, मूर्त मतलब अनुभूत मतलब जो दिखता नहीं है, जो मूर्त मतलब मूर्ति होता है ना, वो अमूर्त होता है, कुछ दिखाई नहीं है, उससे ज़्यादा सीखते हैं। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, कि पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, कि लिखकर शीघ्र सीखते हैं, ये मूर्त अनुभवों से ज़्यादा सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 प्रारंभिक शैशवावस्था की अवस्था होती है, तो उसमें मूर्त रूप से ज़्यादा सीखते हैं, किसी चीज़ का फोटो दिखा करके, जैसे देखते हैं ना किताबों में अधिकतर चित्रों के द्वारा समझाया जाता है, तो मूर्त या हम किसी चीज़ को दिखा करके, हाँ ये एग्जाम्पल दे करके, इससे बच्चों में सीखने की ललक काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ देखिए, आगामी जो है ना विभिन्न परीक्षाएं जितनी चल रही है, उसके लिए मैथ और रीजनिंग का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रहा है, चाहे सीटेट एग्जाम हो, या बीपीएससी एग्जाम हो, या अन्य एग्जाम ही क्यों ना हो। तो मैथ प्लस रीजनिंग करके 100+ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपको मैथ के जितने सारे टाइप है ना, लगभग 20 क्वेश्चन का वह टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। तो मैथ के लगभग सारे टाइप 100 क्वेश्चन, मतलब 100 टेस्ट मतलब हो गया लगभग 2000 प्रश्न, 2000 टाइप के प्रश्न। तो मैथ और रीजनिंग में कंप्लीट करते हैं, तो मैथ में लगभग 200-300 टाइप है। तो सारे टाइप इससे 600 होता है, वो सारे टाइप कवर हो जाएंगे, और आप लगातार अगर अधिक से अधिक अभ्यास करिए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या होना चाहिए, अधिगमन को एक समान सुनिश्चित रखना चाहिए, कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कि परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, कि सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये प्रश्न पिछले सेट में कराए गए हैं, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला देखते हैं, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है। अब ये जो होता है, जो है ईवीएस सेक्शन स्टार्ट हो गया, यह होता है प्रारंभिक पाठ जो होता है ना, वह परिवार से स्टार्ट हो जाता है।
इसलिए परिवार को ही पहला विद्यालय कहा जाता है। वहाँ बच्चे अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं और वह साथ साथ में समाजीकरण को भी प्राप्त करते हैं। समाजीकरण का मतलब हुआ अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रारंभ करना, मतलब उसमें कुछ विषय से संबंधित तो कुछ क्लास से संबंधित नहीं रहता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही समाज के विषय में, संगठन के विषय में वहीं से सीखना प्रारंभ करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत मतलब विकल्प कौन सा है? तो जल ऊर्जा जो है वह ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत आता है। लिथियम बैटरी का उपयोग हम लोग पुनः कर सकते हैं, पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। और एलईडी होता है, यह मुख्य रूप से डायोड आधारित होता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, वह डायोड आधारित होता है। उसमें जो हम लोग जो है ना करंट का फॉलो करा करके वो प्रकाशित होता है, हमें प्रकाश मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहते की बात करता है? चींटी है, दीमक है, मकड़ी, ये सभी कॉलोनी से संबंधित है। प्रश्न लगातार पूछा है। तलैया या बर्रा जो होता है ना, उसको कॉलोनी से कोई मतलब, मुख्य रूप से तलैया बर्रा जो होता है वह उसको कॉलोनी से कोई मतलब नहीं रहता है। उसके बाद ये सब रहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में रहता है? प्रचुर का सबसे अच्छा, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वह होता है सोयाबीन या दूध है, आम है, गाजर तो नहीं है, तो गलती हो गया। सोयाबीन, चना, मक्का, ये बिल्कुल सही है। सेब, दही तो नहीं है। उसके बाद अंडा, ये तो नहीं। उसके बाद सोयाबीन, चना, मक्का में सबसे अधिक प्रोटीन अगर कहा जाए, लगभग सोयाबीन में सबसे अधिक, ये बीन्स टाइप का होता है ना, वही सोयाबीन होता है। उसमें लगभग 43% तक जो होता है प्रोटीन होता है। वह शरीर, प्रोटीन का इस्तेमाल क्या है, वह शरीर के जो होता है ना, वह वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। और बच्चे में प्रोटीन की कमी से क्वासियोडकर नामक बीमारी होती है। किस विटामिन की कमी से रक्त से घाव बहना नहीं रुकता? विटामिन के जो होता है ना, उसकी कमी से यह प्रकार की समस्या होती है। इसमें के की कमी से क्या होता है, रक्त जो है ना, रक्त जमता नहीं है। इसमें इसलिए प्रोथ्रॉम्बिन रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्योंकि रक्त के जमाव के लिए प्रोथ्रॉम्बिन नामक उसमें रसायन होता है, उसी कारण से रक्त जमता है। पूर्णतया कार्बनिक और ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? कार्बनिक ऑर्गेनिक खेती करने वाला प्रथम भारतीय राज्य वह है सिक्किम है। सिक्किम में जो खेती बाड़ी की जाती है ना, वह किसी भी प्रकार के जो उसमें खाद वगैरह सबका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या उच्च स्तर की ओर संकेत करती है। किसका? कॉलीफॉर्म अधिक होता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा अवशिष्ट पदार्थ होता है, काफ़ी ज़्यादा अवशिष्ट पदार्थ बढ़ गया, वही कॉलीफॉर्म दिखाता है। इसी में जो होता है बीओडी होता है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी जो है अगर बीओडी बढ़ता है तो अगर ऑक्सीजन का डिमांड लगातार अगर उस चीज़ में बढ़ रहा है, पानी में मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो समझिए कि जल में जो है ना प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, तो उसके जल का ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से आ सकता है? इसमें कौन सी बीमारी होती है? जैसे आपका रुके पानी से, पानी में क्या होता है, तो मच्छर काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है, जिससे मलेरिया होती है। निमोनिया तो जीवाणु से होती है, निमोनिया बीमारी। पोलियो भी जीवाणु से होती है, पोलियो जो है विषाणु से होती है। और चेचक भी विषाणु से होने वाली बीमारी है, तो इसमें हो जाएगा आपका मलेरिया हो जाएगा, ठीक है ना। और खास करके देखिए BPSC TRE 3 और 4 के लिए 100+ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, अतः जिसमें आपको हर सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया, इसलिए आप इसका अभ्यास अधिक से अधिक करें। और यह जो है ना, यह मुख्य रूप से सीरीज आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आप इसको बार बार BPSC TRE अगर इस बार शामिल हो रहे हैं, अगर इस बार ने अगले बार भी शामिल हो रहे हैं, तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, आपको 3 देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। गैसीय अवशिष्ट कौन से हैं? गैसीय अवशिष्ट कौन से हैं? तो गैसीय अवशिष्ट सब्जी और फलों के छिलके हैं, कि घरों की नालियों का गंदा पानी है, कि खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा होता है। तो खेत खलिहान से जो निकलने वाला कचरा होता है ना, यह रूप से गैसीय अवशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लांट पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कागज तो गल जाएगा, धातु भी गल जाता है, कपड़ा भी। प्लास्टिक जो होता है वर्षों तक एक जैसा रहता है, वह कभी गलता नहीं है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी हानिकारक होता है। कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी, उसके बाद क्या आवश्यक? शुष्क मिट्टी मतलब होता है इसमें नमी जो होता है, नमी कम रहता है, नमी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए शुष्क मिट्टी कहा जाता है। तो नमी कम रहेगा, स्वाभाविक है, उसमें लवण सांद्रता अधिक हो जाती है, नखाड़ा हो जाती है, इसलिए उसमें लवण सांद्रता की मात्रा उसमें जो होती है काफ़ी अधिक हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? सिल्वी कल्चर में यहाँ पे चल रहे वन है, वन तथा वन्य उत्पाद का अध्ययन जो है सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से ये पूरे सेट को कंप्लीट करा दिया गया है। हाँ, हमारी अनुभवी टीम के द्वारा आपके लिए क्वालिटी क्वेश्चन जो है लगातार पिक करके फिर उसका टाइपिंग होता है, बहुत प्रोसेस होने के बाद ये क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसका डिस्कशन कराया जा रहा है। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच आप इस चैनल के माध्यम से उनको जोड़िए, ताकि हम और हमारी टीम आपके लिए लगातार जो आपकी सफलता के लिए जो प्रतिबद्ध है, प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार करते रहें। जी, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको हम अगले कंटेंट में, सेट नंबर 10 में। धन्यवाद। जय हिंद।